Good evening, participants. I welcome you all for our second session of today's training program. Our topic is admission process in university and the colleges. And the session will be chaired by our speaker is Dr. Rohan Rai, who is our joint registrar, handling a number of portfolios. And he has been well versed with the admission process of university and the transformation from the manual process to the online process. He has put in a lot of efforts in that very processes. And I welcome Dr. Rohan Rai and to guide us and to let us know the nitty-gritties of the online admission processes of the university and the colleges, please. Welcome, Dr. Rohan Rai. नमस्कार। तो हम आज कुछ चर्चा करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है या जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और उस पर बातचीत करूंगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और उसके कॉलेजेस में जो एडमिशन की प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। तो जो हमारे साथी या कलीग्स पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में feel like that it is not that relevant to them, but I hope ki whatever I am discussing will give an insight how the admission process is developed and how it is implemented in various institutions. So the admission is in itself is a thing which I would like to deliberate upon for say 10-15 minutes. Why we need admission? So what is the genesis of admission in an educational institution or university or college, for that matter any university, not only University of Delhi but any university? Why we need admission, or how come this requirement for admission process or प्रोसीजर ऑफ एडमिशन केम इनटू बीइंग? तो शुरुआत में मैंने कुछ स्लाइड्स इस पे बनाई हैं कि ये एडमिशन की क्यों जरूरत है या कैसे एडमिशन का बेसिस कहाँ से आता है, किसी भी संस्था में प्रवेश क्यों करना चाहिए या क्या है। तो और वो जो मैंने बनाया है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक्ट, स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस पे बनाया है। तो शायद जो और लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो या उनको ऐसा लगे कि ये ऐसी चीज है जो हमसे रिलेटेड नहीं है, बट उनके अपने संस्थान के भी जो एक्ट, स्टैट्यूट्स होंगे उसमें सिमिलर टू दीज प्रोविजंस वहां भी प्रोविजन जरूर होगा। कैन वी दी प्रेजेंटेशन? तो सबसे पहले तो हमने एडमिशंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इट्स कॉलेजेस की बात की है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केम इनटू बीइंग बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1922। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई गई। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमारा एक्ट है वो ये कहता है कि an act to establish and incorporate a teaching and affiliating university at Delhi। तो सरकार को ये समझ में आया कि भाई एक टीचिंग और एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी की जरूरत है दिल्ली में, इसलिए 1922 में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कहा गया और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया। कोई भी संस्था किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से ही बनती है और उसमें उसको जब वो एक्ट बनाया जाता है तो उसमें ये जरूर लिखा जाता है कि इस संस्था को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो हमारे कलीग नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जिनका इनकॉर्पोरेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 से हुआ है, उनको ये आइडिया होगा कि उनके इंडिपेंडेंट एक्ट में ही ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है
उन यूनिवर्सिटीज में उनका विजन, उनका मिशन और उनका ऑब्जेक्टिव, ये तीनों उनके एक्ट में लिखे हुए हैं। पुष्पा मैडम है यहाँ, वो इस बात से अग्री करेंगी कि हम लोग एक ट्राइपार्टाइट एमओयू साइन करते हैं जो यूनिवर्सिटी, यूजीसी और मिनिस्ट्री के बीच में है। इट्स पार्ट ऑफ द जीएफआर रूल 229, तो उसमें प्रोविजन है, उसकी वजह से हम करते हैं। तो उसमें भी जब हम वो एमओयू बनाते हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी को अपना विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। हमारी यूनिवर्सिटी का जो हमारा एक्ट है उसमें कहीं डिफाइन नहीं है कि ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उस प्रक्रिया के लिए एक बहुत सारी समिति, बड़ी सी समिति बनी थी और उसमें काफी डेलिब्रेशंस के बाद हमने कुछ अपना डिफाइन किया हुआ है, वो हमारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। लेकिन जो एक्ट 1922 बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि to establish and incorporate a teaching and affiliating university। तो हमारी यूनिवर्सिटी टीचिंग और एफिलिएशन के लिए बनाई गई। अब जो क्लॉज 4 है हमारे एक्ट का, वो हमको कुछ पावर्स देता है। क्लॉज 4 डिफाइंस द पावर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी व्हिच वाज एनैक्टेड बाय दिस एक्ट। उस पावर में हमारे आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैंने इनको इनकॉर्पोरेट किया है। पहला है टू प्रोवाइड फॉर इंस्ट्रक्शंस इन सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एज द यूनिवर्सिटी में थिंक फिट एंड टू मेक प्रोविजन फॉर रिसर्च एंड फॉर द एडवांसमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को उसका एक्ट ये पावर देता है कि वो ऐसी ब्रांचेस में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे जो वो डीम फिट करती है, जो वो समझती है कि इन ब्रांचेस में पढ़ाई जरूरी है। तो वो पावर यहां से आती है, क्लॉज 4(1), वो हमारे एक्ट ने यूनिवर्सिटी को ये पावर दी है। और सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग एज द यूनिवर्सिटी में थिंक डीम फिट, तो यूनिवर्सिटी ने ये तय किया भाई इन ब्रांचेस की लर्निंग हम कराना चाहिए, तो वो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने इस पावर के तहत यूनिवर्सिटी किन कोर्सेज को चलाएगी, किन विषयों में शिक्षा देगी, ये पावर यहां से आती है। जब आप कोर्स तय करेंगे तभी आप उसमें प्रवेश कराएंगे। अगर आपके पास कोर्स नहीं है तो आप प्रवेश किस बात का लेंगे? तो कोर्स या कोई भी कोर्स या कोई डिग्री पढ़ा देने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, वो पावर यहां से आती है। जब हमको ये पावर है कि हम किसी भी ब्रांच ऑफ लर्निंग में इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर आगे उसका ये प्रक्रिया है कि हमने पहले ये तय किया कि हमको एक इस ब्रांच में करना है, फिर उसमें क्या क्या करना है ये आगे आता है। दूसरा है क्लॉज 4(2), जो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी को पावर है टू होल्ड एग्जामिनेशंस एंड टू ग्रांट टू एंड कन्फर डिग्रीज एंड अदर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस ऑन पर्सन्स। तो हमको ये एक पावर ये हुई कि हम किसी भी ब्रांच ऑफ लर्निंग में जो हमारी समझ से ठीक है उसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी पावर हमको ये मिली कि हम उन विषयों की परीक्षा ले सकते हैं और डिग्री दे सकते हैं। किन लोगों पर हम डिग्री दे सकते हैं? Who have pursued a course of study in the university or in any college। जो भी हमारी विश्वविद्यालय या कॉलेज में किसी एक कोर्स में पढ़ाई किया है, उसकी परीक्षा लेने के बाद हम उसको डिग्री दे सकते हैं। जैसे ही हमने ये लिखा कि हैव परसूड ए कोर्स ऑफ स्टडी, इसका मतलब उसका हमने एडमिशन लिया हो, तभी कोई किसी की हम परीक्षा लेंगे। Non-collegiate women students residing within the territorial jurisdiction of the university, teachers in educational institutions under conditions laid down in the statutes and ordinances and have passed the examinations of the university, have pursued a course of study by correspondence whether residing within the territorial jurisdiction of the university or not, or have been registered by the university subject to such conditions as may be laid down in the statutes and ordinances as external candidates being persons residing with the territorial limits to which the powers of the university extend। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी, जिनकी
परीक्षा ले सकती है और उनको डिग्री दे सकती है। ये हमको पावर है हमारे एक्ट में। नेक्स्ट, अब इसमें हमने कुछ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात की। इसी पावर में आगे ये है कि to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be requisite in order to further the objects of the university as a teaching and examining body and to cultivate and promote art, science and other branches of learning। यहाँ हमको ये भी है कि हम इन ब्रांचेस में टीचिंग लर्निंग करा सकते हैं या अदर ब्रांचेस में भी करा सकते हैं, और जो भी निर्णय यूनिवर्सिटी लेना चाहे इन विषयों को प्रोपोगेट करने के लिए या अपने इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उसका भी पावर हमको क्लॉज 4 के सब क्लॉज 13 में है। फिर क्लॉज 5 क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट द पावर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात हमने पिछली स्लाइड में की थी, जो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड के लिए या एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए थी। उसमें यह पावर है कि जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि हमारी टेरिटोरियल पावर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ दिल्ली के लिमिट्स तक है, उसके बाहर का नहीं। नेक्स्ट, अब क्लॉज 7 है, ऑल रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इन कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटी कोर्सेज शैल बी कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल बाय टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड शैल इंक्लूड लेक्चरिंग, लेबोरेटरी वर्क एंड अदर टीचिंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद एनी सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशंस। तो पावर एक्ट में यह भी लिखा है कि आपकी एक एकेडमिक काउंसिल होगी जो ये गवर्न करेगी कि आप कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं और उसका क्या सिलेबस है। वो कहां है? वो क्लॉज 7 है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में। ये किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एक्ट में ये सारी चीजें दी रहती। क्लॉज 7(3) कहता है द अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टीचिंग शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टैट्यूट्स। जो अथॉरिटी, जो अधिकारी ऐसी टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए सक्षम है, वो कहां दिया हुआ है? वहां स्टैट्यूट्स में दिया हुआ है। और पावर क्या है? द कोर्सेज एंड करिकुला शैल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑर्डिनेंसेस एंड सब्जेक्ट देयरटू बाय द रेगुलेशंस। तो जो कोर्स हम पढ़ाएंगे या जो करिकुलम पढ़ाएंगे वो ऑर्डिनेंस के तहत गवर्न होगा। ये सारी पावर हमारे एक्ट में दी हुई। तो अभी तक हमने वो पावर्स की चर्चा की जो हमारे एक्ट में दी हुई है। आगे चलिए। अब स्टैट्यूट्स में दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल का प्रावधान है। आप लोग ये जानते होंगे कि हमारी जो अथॉरिटी है उसमें से एक एकेडमिक काउंसिल है। तो एकेडमिक काउंसिल का जो स्टैट्यूट 8 है वो पावर्स ऑफ द एकेडमिक काउंसिल से डील करता है। उसका सब क्लॉज 8 कहता है टू अपॉइंट कमिटीज फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। तो जो कमिटी बनती है एडमिशंस की, उसकी पावर एकेडमिक काउंसिल को है। पीछे की स्लाइड्स में हमने ये देखा कि स्टैट्यूट एक्ट में हमें क्या क्या पावर दी हुई है जिससे हम एडमिशन तक आए। अब एकेडमिक काउंसिल में ये स्पेसिफिक पावर है कि टू अपॉइंट कमिटीज फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। सब क्लॉज 9 कहता है टू रिकॉग्नाइज डिप्लोमास एंड डिग्रीज ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड टू डिटरमाइन देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन रिलेशन टू द डिग्रीज एंड डिप्लोमास ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दो स्पेसिफिक पावर्स जो हैं वो एडमिशन से रिलेटेड हैं। स्लाइड इज पीछे वाला दिखाना। दी स्लाइड में हम I have incorporated only clause 8 and clause 9. As you can see, this means the statute 8, which deals with powers of academic council, has various subclauses, which includes other powers of the academic council. These two are relevant to admission. First is to appoint committees for admission to the university, and the second is to recognize diplomas and degrees of other universities and institutions
and to determine their corresponding value in relation to the degrees and diplomas of the university. ये कैसे relevant है, ये आगे जब हम स्लाइड्स देखेंगे तो समझ में आएगा. नेक्स्ट, अब आते हैं हम ऑर्डिनेंस 1 में. ऑर्डिनेंस 1 के तहत हमारे एडमिशंस होते हैं. ऑर्डिनेंस 1 क्या कहता है? क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन. हु इज क्वालिफाइड टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और इट्स कॉलेजेस. No person shall be eligible for admission to the university unless he or she has passed the intermediate examination of an Indian university or the higher secondary examination of the Board of Higher Secondary Education Delhi, or an examination recognized as equivalent to either of these examinations by the Academic Council from time to time, and possess such further qualifications as may be prescribed by the ordinances. So anybody who has passed the intermediate examination or higher secondary examination of the board is eligible to take admission in the undergraduate course of the university. This is provided in Ordinance 1. No person shall be eligible. तब जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, आप एलिजिबल नहीं फॉर अंडरग्रेजुएट. अब पीछे हमने स्टैट्यूट 8 का क्लॉज सब क्लॉज 9 देखा था, जिसमें डिग्री डिप्लोमा का इक्विवेलेंस की बात थी. वो यहां आता है. As equivalent to either of these examinations by the academic council from time to time, and possess such further qualifications as may be prescribed by the ordinances. So academic council can give equivalence to an examination passed by a candidate, whether it is equivalent to this intermediate examination of an Indian university or the higher secondary examination of the Board of Higher Secondary Education Delhi, or an examination recognized as equivalent to either. तो ये equivalence की पावर academic council देती है. उसी एकेडमिक काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है 1949 का, जिसमें एक इक्विवेलेंस कमेटी का कंस्टिट्यूशन होता है. तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक एग्जामिनेशन पास किया हुआ कैंडिडेट एलिजिबल है किसी कोर्स के लिए या नहीं, वो इक्विवेलेंस कमेटी डील करती है. इक्विवेलेंस कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है. उस इक्विवेलेंस कमेटी को पावर स्टैट्यूट 8-9 से मिलती है, जो एकेडमिक काउंसिल की पावर है, क्योंकि इक्विवेलेंस कमेटी भी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एकेडमिक काउंसिल है. नेक्स्ट, अब और क्या ऑर्डिनेंस 1 में प्रोविजन है? नो मिनिमम एज बार फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द यूनिवर्सिटी एंड इट्स कॉलेजेस, except in professional courses where regulatory body has prescribed minimum age requirement. So there is no minimum age bar for admission in undergraduate and postgraduate courses. ये अमेंडमेंट 2009 में या 2010 में हुआ है. इससे पहले हमारे ऑर्डिनेंस 1 में मिनिमम एज बार फॉर एडमिशन इन अंडरग्रेजुएट कोर्सेज था, वो था 16, और मिनिमम एज बार फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वो था 19 और 18, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली, बट देयर वाज मिनिमम एज बार, एंड द वाइस चांसलर वाज हैविंग दिस पावर टू कंडोन दिस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर. तो अगर कोई कैंडिडेट 15 साल की उम्र का अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन ले लेता था, तो उसका एडमिशन कंफर्म तब होता था, उसका एनरोलमेंट नंबर इशू तब होता था जब वीसी बिकॉज ऑफ हिज पावर उसके जो मिनिमम एज बार में डिफरेंस था उसको कंडोन करते थे. अब ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल ने इसको चेंज कर दिया है. अब देयर इज नो मिनिमम एज बार, लेकिन मिनिमम एज बार है कहां है? इन प्रोफेशनल कोर्सेज वेयर रेगुलेटरी बॉडी like LLB, which is governed by Bar Council of India, like B.Ed, which is governed by the NCTE, like MBBS, which is governed by the National Medical Council.
तो जहां प्रोफेशनल कोर्सेज रेगुलेटरी बॉडी इन्वॉल्व है वहां मिनिमम एज बार अगर उन्होंने प्रेस्क्राइब किया है तो, अगर उन बॉडीज ने भी नहीं प्रेस्क्राइब किया है तो कोई मिनिमम एज बार नहीं है. बट इफ दे हैव प्रेस्क्राइब्ड इट देन देयर इज अ मिनिमम एज बार, अदरवाइज द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नो मिनिमम एज बार इज देयर. नहीं, सीबीएसई का जो भी एज बार है वो उनके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए. अब वंस अ कैंडिडेट हैज cleared the intermediate examination, he or she is eligible to take admission in undergraduate course of the university. वहां पे हम उसकी एज नहीं देखते. अगर उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो वो एडमिशन ले सकता है. अब वो इंटरमीडिएट की एज बार सीबीएसई क्या करता है, ये सीबीएसई का अपना आउटलुक है, उससे यूनिवर्सिटी से रिलेशन नहीं है. पीछे जो हमने पहला पॉइंट देखा था ऑर्डिनेंस 1 का, वो अंडर ग्रेजुएट के लिए था, जिसमें हमने कहा था कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल अंटिल एंड अनलेस ही हैज पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम. नेक्स्ट पॉइंट सेज no person not already being a member of the university shall be admitted to any postgraduate course unless he has passed an examination recognized as equivalent to a degree examination of the university. So for admission into postgraduate courses, a candidate needs to pass a degree examination, that is must have an undergraduate degree. Then only he or she is eligible for admission in postgraduate degree. This is also available in our ordinance. Then the candidate seeking admission to a course of study in the university must satisfy the rules and conditions made in this behalf. अभी तक हमने जो 3 पॉइंट चर्चा की उसमें मेजर इशू ये था, फॉर अंडर ग्रेजुएट द कैंडिडेट नीड्स टू बी एन इंटरमीडिएट पास. For postgraduate, the candidate needs to be a degree holder. That is the only criteria. And there is no minimum age bar. Now it says, in addition to these 3 conditions, the candidate seeking admission to a course of study in the university must satisfy the rules and conditions made in this behalf. So, किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन की रूल्स एंड कंडीशंस भी बनाई जाती हैं और कैंडिडेट को उसको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, तभी उसका एडमिशन होगा, नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा. ये अभी आप आगे जब चलेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे होता है. नेक्स्ट, अब ऑर्डिनेंस 2 जो है वो हमारे यहाँ डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट फैकल्टीज में हैं, उनके लिए कोर्सेज एडमिशन कमेटी का प्रावधान करता है. ये कोर्सेज एडमिशन कमेटी है, साइंस कोर्सेज एडमिशन कमेटी, विच डील्स विद द कोर्सेज अवेलेबल इन द फैकल्टी ऑफ साइंस, बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. Arts courses, social sciences courses admission committee, a law courses admission committee, an education courses admission committee, a medical courses admission committee for admission in faculty of medical sciences, a technology courses admission committee, music courses, mathematical sciences, management courses, faculty of interdisciplinary and applied courses admission committee, and a commerce and business courses admission committee, which was created after the EC resolution of dated 5th May 2006. Earlier it was not there in Ordinance 2. By this EC resolution, this committee was constituted. The Ordinance 2 also provide the constitution of these committees. I have not included it here in the presentation. It is very much available in the Ordinance 2. These courses admission committee are chaired by the dean of that faculty. All the head of the departments, heads of all the departments in that faculty are member. And apart from the head of the departments and dean of the faculty,
in some courses, 2 principals, members of the academic council and of colleges where these courses are run, are also nominated, and in some cases 2 elected academic council members are also nominated. So let's suppose we are taking the science courses admission committee. So science courses admission committee का constitution होगा head of the departments of all the science departments of science faculty, 2 principals, members of the academic council and where science courses are running, and 2 elected academic council members. As the persons associated with the University of Delhi may know that in our academic council 26 teachers can get elected as member of the academic council. So out of those 26, 2 members and 2 principals who are also the members of the academic council, these 4 persons are nominated by the vice chancellor being the chairman of the academic council. So when these nominations are given, then only this courses admission committee is complete and it is constituted, and then it starts its work. Next. Yes. पीछे करो. ये जो पोस्ट के हिसाब से मतलब जैसे मेरा ड्रीम से नहीं है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग कमेटी बनती है. ये जो कोर्सेज एडमिशन कमेटी है मैडम, जैसे साइंस कोर्सेज है, it deals with the courses run under the faculty of science. Different courses, जैसे undergraduate courses है, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स जूलॉजी, ये सब साइंस के कोर्सेज हैं जो साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स के तहत गवर्न होते हैं, या MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, तो उनके लिए ये कमेटी बनती है. जो BA पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, वो कोर्सेज सोशल साइंसेज एडमिशन कमेटी से गवर्न होंगे, क्योंकि ये सोशल साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट हैं. मैडम आप किस इंस्टीट्यूट से हैं? दिल्ली फार्मास्यूटिकल. वो पहले हमारा एक इंस्टीट्यूट होता था डिप्सा, तो आपका जो फार्मास्यूटिकल का जो वो था वो साइंस कोर्सेज एडमिशन कमेटी से गवर्न होता था, क्योंकि हमने फार्मेसी डिपार्टमेंट को साइंस फैकल्टी का पार्ट बना रखा था. तो जब भी आपके एडमिशंस के लिए बी फार्मा या एम फार्मा में एडमिशन के लिए कोई कंडीशन की बात होती थी तो वो इस कमेटी से अप्रूव होती. यस, ये हर ईयर जो है इसको कंस्टिट्यूट कराते हैं, हमारी एकेडमिक ब्रांच इसको कंस्टिट्यूट कराती है और उसको नोटिफाई करती है. ये क्या करते हैं ये आगे आएगा, तो ये सिलेबस में देखते हैं. सिलेबस जो है वो कमिटी ऑफ कोर्सेज डील करती है, जो डिपार्टमेंट में होती है. दिस इज कोर्सेज एडमिशन कमिटी, इट डील्स विद एडमिशंस. ये क्या आ गया यार, ऑर्डिनेंस 2 में इससे पहले कुछ होगा. हाँ, ये पहले वाला है ना. नहीं, वो जो ऑर्डिनेंस 2 जहां शुरू हुआ था उसके नेक्स्ट पे चलो. हाँ, इसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, चलो. अच्छा, ऑर्डिनेंस 2 में ये कोर्सेज एडमिशन कमेटी है. विद दीज कोर्सेज एडमिशन कमिटीज डिफाइन द एलिजिबिलिटी कंडीशंस of admission in a particular course and the method of admission in that particular course. Method of admission, whether you are admitting based on best of 3, best of 4, this subject is to be included, this subject is not to be included. PG में admission है तो ये subject graduation में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, eligibility conditions और कैसे वो होगा ये डिफाइन कर, ये डिसाइड करती है ये कोर्सेज एडमिशन कमेटी. समीप जी नहीं है, वो उन्होंने ये सवाल पूछा था.
ऑल, अच्छा, ऑर्डिनेंस 2 में और प्रोविजन ये है, ऑल स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू कॉलेजेस अगेंस्ट द सीट्स रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन, विडोज, वाइफ्स ऑफ ऑफिसर्स एंड पर्सनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस including paramilitary personnel as notified from time to time, and foreign students shall be registered centrally by the university and subject to the overall availability of seats. Such of them as are found eligible for admission will be assigned to various colleges who shall admit them accordingly. Now, the ordinance 2 of the university provides that certain admissions are to be done by the centrally, जिनका registration centrally होता है. जो लोग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबंधित है उनको पता होगा, एक CW एडमिशन होता है जो चिल्ड्रन ऑफ वॉर, विडोज और डिफेंस पर्सनल का, जिसके लिए लंबी लाइन लगती थी एकेडमिक ब्रांच में, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड है कि वो सेंट्रली रजिस्टर होंगे और उनका एडमिशन हम करेंगे. इसी तरह से फॉरेन स्टूडेंट का एडमिशन भी सेंट्रली रजिस्ट्रेशन होता है, और हमारी एक फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री है जो रजिस्ट्रेशन करती है, एंड देन दे डिस्प्ले द लिस्ट एंड सेंड टू वेरियस कॉलेजेस. जो लोग यूनिवर्सिटी में पहले से हैं उनको ये पता होगा कि हमारे यहाँ एक SC/ST सेल होती थी जो SC/ST का एडमिशन करती थी. तो अगर आप लोग 2004 वाला कैलेंडर देखेंगे तो उसके ऑर्डिनेंस 2 में ये प्रोविजन जो मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ साथ SC/ST का भी लिखा हुआ है. उनका भी एडमिशन जो है वो सेंट्रली रजिस्टर होके वो सेल डिस्ट्रीब्यूट करता था. वो प्रोविजन 2010 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये हुआ कि उनका एडमिशन भी कॉलेजेस डायरेक्टली करेंगे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है. अभी हम ये कर रहे हैं, हालांकि पिछले 2 साल के पैंडेमिक में और ऑनलाइन एडमिशन में जो हम आगे चर्चा करेंगे उसमें हमने ये आर्म्ड फोर्सेस वाला भी जो है वो समवॉट डिस्ट्रीब्यूट किया है, डेलीगेट किया है कॉलेजेस में, लेकिन अभी भी इसकी लिस्ट जो है वो सेंट्रली ही निकलती है, जो यूनिवर्सिटी निकालती है. अब नेक्स्ट पॉइंट है, कॉलेजेस शैल डायरेक्टली एडमिट स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर द कैटेगरीज जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कोटा, एज वेल एज स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज. तो ये डायरेक्टली कॉलेजेस में एडमिशंस होते हैं. आपने देखा होगा जब हमारे एडमिशन शुरू होते हैं तो जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनमें जो कॉलेजेस कट ऑफ निकालते हैं वो जनरल की कट ऑफ, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ, शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ और OBC और PWD की कट ऑफ सेपरेटली निकालते हैं हर कोर्स के. तो वो डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं. जो लोग यूनिवर्सिटी में पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये भी पता होगा 2010 से पहले हर कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन करता था. एक स्टूडेंट को हर कॉलेज में अपना फॉर्म जमा करना पड़ता था. तो एक स्टूडेंट जो है वो हर कॉलेज में, अगर 60 कॉलेज हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट के, तो 60 कॉलेज में 60 फॉर्म जमा करता था, तब उसका उस कॉलेज में कंसिडरेशन होता था एडमिशन के. 2010-11 के आसपास हमने सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की कि रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद अपना एक फॉर्म निकालती थी, और वो फॉर्म भरने से उस फॉर्म से आपकी एप्लीकेशन सभी कॉलेजेस में कंसिडर हो जाती. ये एक आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप था हमारे ऑनलाइन एडमिशन की ओर जाने का. पहले हम हर कॉलेज में करते थे, कॉलेज का प्रिंसिपल उसको फाइनलाइज करता था, और इस एडमिशन को मॉनिटर करने के लिए BSW के नेतृत्व में 5-7 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती थी जो इसको देखती थी कि सभी सीट भर गई है या नहीं भर गई है. नहीं भरी है तो उस कॉलेज को ये कहता था कि भाई आप कुछ और एफर्ट करिए इसको भरने के लिए. फिर हमने इस प्रक्रिया में ये किया कि रजिस्ट्रेशन कंबाइन कर दिया, एक प्लेस पे कर दिया. Once you have filled the registration form of the University of Delhi, your application is eligible for consideration in all the colleges for that particular course. जब हमने ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की तो उसमें स्टूडेंट्स को अपना कोर्स भी ऑप्ट करना होता. Suppose a student has opted for BCom Honors and BCom Pass.
तो उसका हर कॉलेज में इन्हीं कोर्सेज में कंसिडरेशन होता है। अगर उसकी कट ऑफ मैच कर रही है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए तो उसका नहीं होता, क्योंकि उसने वो ऑप्ट नहीं किया। ये एक आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम एक स्टेप लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर कुछ फीडबैक मिलता है, तो बाद में फिर हमने पिछले साल से ये कर लिया है कि वंस यू सेलेक्ट, you fill the registration form, your candidature is eligible to be considered for all the courses in all the colleges. So you don't have to pick a particular college or a course at the time of registration. Final admission के time आपकी eligibility condition is very much required. If you are not fulfilling the eligibility condition, you will not be given admission. लेकिन जब तक वो नहीं होगा, माने रजिस्ट्रेशन के स्टेज पे आप वंस यू हैव फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू आर कंसिडरेड, यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द कोर्सेज इन ऑल द कॉलेजेस। नेक्स्ट, अब the academic council may specify either generally or each year the courses for which the students will be registered centrally by the university and the manner of their admission, including whether they will be assigned to various colleges or those found eligible will be free to seek admission to any college. ये provision ordinance 2 में है। Subject to the aforesaid, the principal of a college will admit students to various courses available in that college. The college shall ensure that each student fulfills the eligibility requirements as prescribed by the academic council for admission to the concerned course. ये इसी resolutions हमने इन तारीख को किए जिससे हमने ये चीज चेंज की। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि पहले every college used to issue its own form and admission वहां होता था और बच्चों को सब जगह करना होता था। फिर हमने सेंट्रलाइज्ड फॉर्म किया, फिर भी एडमिशन अलग अलग जगह होता था। फिर हमने ये रेजोल्यूशन किया और ये कहा कि भाई हम ये तय करेंगे कि ये एडमिशन जो है वो कॉलेजेस में आप करिए। हमने कट ऑफ फाइनल अप्रूवल किया और कट ऑफ निकल गई। अब उस कट ऑफ के बेसिस पे कैंडिडेट आपके पास जाएगा और आप उसका एडमिशन करेंगे। Application for admission or registration shall be made on a prescribed form. So university has designed a prescribed form on which the admission के लिए application या registration आप करा सकते हैं। Applications by students seeking admission to master's course in the faculties of art, mathematical sciences, social sciences, music and science shall be sent to the deans of the faculties concerned directly. तो ये पहले का प्रोविजन था जो डीन्स के यहाँ एडमिशन होता था। पीजी के एडमिशंस डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करते थे, हर डिपार्टमेंट अपना पीजी का प्रोग्राम का नोटिफिकेशन करता था और उसके बाद अपने यहाँ एडमिशन करता था। उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है, वो आगे हम देखेंगे। Application for admission to courses other than those mentioned above shall be made to the principal of the college concerned, provided that for purpose of provisional admission to the postgraduate courses, there shall be standing committees, one each for the faculty of arts, social sciences, mathematical and music, to be appointed by the vice chancellor, on which would decide the criteria on the merits of each case, the admissions on provisional basis. तो ये जो स्टैंडिंग कमेटीज यहाँ आई समीर जी, ये वही कोर्सेज एडमिशन कमेटी का जिक्र है। वही ये तय करती है, कोर्सेज एडमिशन कमेटी तय करती है कि आप जो कोर्स में एडमिशन करा रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और उस कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट, admission shall be finalized by the principals of colleges and deans of faculty concerned, as the case may be, not later than such last date as may be prescribed by the academic council from time. So the academic council decides what is the last date of admission. Last date of admission is very much required because you have to close the admission, then only you can start the teaching. एक मिनट में जरा ये फोन ले लूं। हेलो हेलो
सॉरी अब ये जो आपका प्रश्न है, ये डे टू डे फंक्शनिंग में ऐसा होता ये है कि हम एडमिशन से पहले एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग नहीं करा पाते। तो जो एडमिशन कमेटीज हैं, आगे हम एक स्टैंडिंग कमेटी का प्रोविजन है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो एक लास्ट डेट तय करती है जिसको वीसी सर अप्रूव करते हैं और बाद में हम एकेडमिक काउंसिल में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ भी एकेडमिक से रिलेटेड हम एडमिशन कर रहे हो या कोर्स पढ़ा रहे हो, वो सब हम करते हैं एकेडमिक काउंसिल की पावर के तहत। इसलिए ऑर्डिनेंस में प्रोविजन ये है कि एकेडमिक काउंसिल विल प्रोवाइड। The Vice Chancellor may at his discretion allow admission to any course after the prescribed date for very exceptional reasons such as late declaration of results or such other reasons considered satisfactory by the Vice Chancellor up to the dates thought reasonable by him in each case. तो पहले एडमिशन की एक लास्ट डेट हम बताते थे, फिर कुछ सीट्स खाली रह गई, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा, कुछ ऐसा हुआ, तो लास्ट डेट के बाद भी एडमिशन होता है। उसमें वाइस चांसलर को ये पावर है इस ऑर्डिनेंस में कि वो कंडोन कर दे डिले। जब तक वो कंडोनेशन नहीं होता था तब तक उसका एडमिशन कंफर्म नहीं होता था, उसका एनरोलमेंट नहीं होता था। लेकिन 2014 में वाइस चांसलर ने ये कहा कि भाई अब कोई कंडोनेशन ऑफ डिले का बात नहीं होगा, लास्ट डेट के बाद कोई एडमिशन नहीं करेगा। तो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया कि ये लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। तो जब लास्ट डेट के बाद एडमिशन नहीं होगा तो कंडोनेशन ऑफ डिले का कोई प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं, कंडोनेशन ऑफ डिले का प्रोविजन यूज भी नहीं। All provisional admissions to the postgraduate courses shall be finalized by the standing committees concerned not later than 31st August of the year in which admissions are sought. Provisional admissions not finalized by the aforesaid date shall automatically be annulled. ये तीसरी रेजोल्यूशन हुआ 25 अप्रैल 2011 को, जिसमें हमने ये कहा कि 31st August will be the last date for PG admissions. Over a period of time, we have extended it to the UG admissions also. That all admissions we need to complete by 31st August. उसके बाद हम कोई एडमिशन नहीं करते। तो अगर हमारी जो कमेटी है वो एडमिशन की लास्ट डेट 31st अगस्त नहीं कर सकती। वैसे आपको बता दें कि इमरान खान भी इस वक्त सरकार के खिलाफ 2028 में कुछ नहीं होगा। मेरे सांसदों को खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है और मैंने अपने सांसदों से कहा है कि इस पैसे को ले लें और बाद में जनता मुझे म्यूट करो। तेरह में अगर आपको ध्यान हो, यूजी एडमिशन की लास्ट डेट 13 अगस्त थी, फिर 14 में वो शायद 15 या 16 अगस्त थी, कभी 17 अगस्त थी। इस तरह से हम एडमिशन की डेट तय करते थे जो वीसी से अप्रूव कराते थे और एसी में रिपोर्ट करते थे। अभी हम ये मानते हैं कि 31 अगस्त जो हमने पीजी की रखी है वही हमने यूजी की भी रखी है। भाई 31 अगस्त के बाद हम कोई एडमिशन नहीं करेंगे। सो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज डिफाइंड एज 31 अगस्त। वो कहां से 31 अगस्त का कंसेप्ट कहां से आया, वो ऑर्डिनेंस 2 का ये प्रोविजन है जो ईसी रेजोल्यूशन 2011 में हुआ। नेक्स्ट, अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी for admission to the various courses shall be laid down in ordinance 1 and 1A and or appendix 2 to the ordinances as given in the ordinance. This minimum qualifications and conditions of eligibility of admission is defined by those courses admission committees which we discussed in ordinance 2 की शुरुआत में।
जो वेरियस कोर्सेज एडमिशन कमेटी थी वो ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी डिफाइन करती है। अब ये जो recommendations हैं, the academic council on the recommendation of the admission committee is reviewed and modified by the standing committee of the academic council may raise the minimum qualifications। एकेडमिक काउंसिल की पावर क्या है? जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कोर्सेज एडमिशन कमेटी ने दिया है, ये रिकमेंडेशंस एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल में आती है। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल अंडर क्लॉज 5 ऑफ ऑर्डिनेंस 2। इसका कंस्टिट्यूशन है ऑल द डीन्स ऑफ द फैकल्टीज, 2 प्रिंसिपल्स एंड 1 इलेक्टेड एकेडमिक काउंसिल मेंबर। तो जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एकेडमिक काउंसिल अंडर क्लॉज 2 ऑर्डिनेंस और अंडर क्लॉज 5 ऑर्डिनेंस 2, ये कमेटी जो कोर्सेज एडमिशन कमेटी हमने पहले डिस्कस की थी उसके रिकमेंडेशंस को ये स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव करती है और इसके रिकमेंडेशंस को एसी में हम ले जाते हैं। अगर एसी की मीटिंग नहीं है तो हम वीसी से अप्रूव कराते हैं और बाद में एसी में रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो कमेटी है वो क्या करती है? वो कोर्सेज एडमिशन कमेटी के रिकमेंडेशंस को कंसिडर करती है और raise the minimum qualifications for eligibility for admission, require a higher qualifying examination or a prescribed percentage of marks in the qualifying examination। कोई डिपार्टमेंट, कोई कोर्स एडमिशन कमेटी ये चाहती है कि हमारे कोर्स में एडमिशन के लिए प्रेस्क्राइब परसेंटेज क्वालिफाइंग मार्क्स में ज्यादा हो। पिछले साल 50% था, इस बार 55% है, तो वो कोर्सेज एडमिशन कमेटी का रिकमेंडेशन होगा। अगर नहीं भी है तो एकेडमिक काउंसिल अगर ये समझती है कि नहीं ये 50% ठीक नहीं है, हम 55% करना चाहते हैं, तो एकेडमिक काउंसिल वो कर सकते हैं, उसको ये पावर है। Add to the conditions of eligibility for admission, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफाइंड हैं कोर्सेज एडमिशन कमेटी में उसमें एडिशन भी कर सकती है एकेडमिक काउंसिल। रिक्वायर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एडिशन करना है, or some teaching or other experience, or require that the candidate shall pass a test devised for the purpose, or that he shall give an undertaking that he will not take up any employment during the course of his study or will not appear at certain competitive examinations and the like. Where the number of eligible applicants for the course is greater than the number of seats available, prescribe any rules determining the order of preference among the applicants, ये भी कर सकती है। Weightage to those who have passed the qualifying examination in a single attempt and like, ये एग्जाम्पल है लेकिन ये प्रोविजन है। ये प्रोविजन का यूज करके हमने कहीं कहीं ये डाला हुआ है, वो हम आगे देखेंगे कहां पर है। नेक्स्ट, तो एडमिशन कमेटी क्या डिसाइड करेंगी? द सेड एडमिशन कमेटी शैल डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच एडमिशंस आर टू बी मेड एंड द प्रोसीजर देयरफॉर subject to review by the standing committee of academic council as mentioned hereinafter. The said admission committee shall finalize the cases of admission where registration is centrally done by the university. The admission committee shall also consider and make recommendations to the standing committee in respect of such admission cases as are referred to them by the deans of faculties on account of any special factor and considerations involved in particular cases. Or the said admission committee shall also ascertain as soon as may be the number of places for various courses likely to be available in the various courses and shall notify the heads of department and principals of colleges accordingly. तो समीर जी आप पूछ रहे थे ना कोर्सेज एडमिशन कमेटी क्या करती है? तो कोर्सेज एडमिशन कमेटी ये करती है। नेक्स्ट, मैंने चर्चा की स्टैंडिंग कमेटी क्लॉज 5 ऑर्डिनेंस 2, वो ये जो टू रिव्यू एंड फाइनलाइज केसेस ऑफ एडमिशन एज आर स्पेशली रेफर्ड टू देम बाय द कोर्सेज एडमिशन कमिटीज। और प्रोविजन ये है कि ये रिव्यू ऑर्डिनरली नवंबर में होना चाहिए, ये हमारे ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको फॉलो करें। नेक्स्ट,
अब एडमिशंस हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दो तरह से होते हैं। मैं एडमिशंस के संदर्भ में जो भी बातें कर रहा हूं वो एकेडमिक सेशन 21-22 तक की बात कर रहा हूं। तो अभी तक हमारे यहाँ एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दो तरह से होते हैं, मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड। कुछ एडमिशन ऐसे हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एडमिशन इंटरमीडिएट के मार्क्स के बेसिस पे होता है, जिनको हम मेरिट बेस्ड कहते हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए हम एंट्रेंस लेते हैं, वो एंट्रेंस बेस्ड है। कौन से कोर्सेज मेरिट बेस्ड हैं, कौन से कोर्सेज एंट्रेंस बेस्ड हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक एकेडमिक काउंसिल ने अपना एक रेजोल्यूशन लिया 1919 डेटेड 21 जून 2014। इसमें हमने दो निर्णय लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे पीजी एडमिशंस की पास्ट एडमिशन की प्रैक्टिस से डिफरेंट थे। वो क्या थे? हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया 2014 में। हमने ऑनलाइन फॉर्म इंट्रोड्यूस किया कि पीजी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जिसमें एप्लीकेशंस ऑनलाइन आएंगी। दूसरा मेजर डिसीजन ये था कि हम 50% सीट, टोटल इनटेक का 50% will be through entrance and 50% through the merit of our students who are in graduation. So 50% of total intake to be filled by direct admissions of the students of University of Delhi, and 50% of total intake to be filled by entrance test. This entrance test की जो 50% seats थी, these are available to any citizen of the country. So anybody who has done his graduation from anywhere in India can apply for admission in a PG course in University of Delhi against these 50% seats. The above 50% of total intake is to be filled based on the merit of the students of that honors course. Suppose we are taking admission in MSc Chemistry. So 50% seats for BSc Honors Chemistry students of University of Delhi, and 50% for anybody who has done BSc Honors Chemistry or BSc program or whatever, that is the eligibility conditions that is defined by the Department of Chemistry through its courses admission committee or science courses admission committee, but 50% for BSc Honors Chemistry of University of Delhi students. जी मैडम, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए तो वो 50% में वो कंसिडर होगा एज पर मेरिट। वो सभी, जैसे केमिस्ट्री के केस में हम देखते हैं, अगर हमारे पास 30 कॉलेजेस हैं जहां बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कोर्स चलता है और 3000 एडमिशंस हुए हैं, तो इन 3000 स्टूडेंट्स की मेरिट एक कॉमन मेरिट बनेगी बेस्ड ऑन देयर मार्क्स इन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, और उस पे से 50% सीट्स का एडमिशन होगा। और ऐसा नहीं है कि जो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है वो एंट्रेंस वाले में नहीं आ सकता, वो उसमें भी अप्लाई करता है, एंट्रेंस में भर सकता है। अगर उसको मेरिट में नहीं मिला तो वो एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकता है। एंट्रेंस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी, बट मेरिट वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ उनके लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ये हमने डिपार्टमेंट में दी हुई है, डिपार्टमेंट से डिफरेंट कॉलेजेस में गई है, तो एडमिशन हम सबका एक साथ करते हैं। अगर 300 सीट है हमारे पास एमएससी केमिस्ट्री में, तो 150 हम करते हैं मेरिट में और 150 करते हैं एंट्रेंस में। ये 150 जो है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट कॉलेजेस। नेक्स्ट, अब एंट्रेंस बेस्ड यूजी कोर्सेज कौन कौन से हैं? BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स,
BA Honors Multimedia and Mass Communication, 5-year integrated program in journalism, Bachelor of Arts Honors in Hindustani Music, Vocal, Instrumental, Sitar, Bachelor of Arts Honors in Carnatic Music, Bachelor of Arts in Hindustani Music. These music courses are entrance based because they are more performance oriented. Their selection is based on more on the performance, and they have a very around 50 marks का एक written test भी वो लेते हैं, जिसके बेसिस पे वो एडमिशन करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब ये वो कॉलेजेस हैं जहां BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स चलता है. हमने अभी ये देखा कि एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो कोर्सेज किन कॉलेजेस में चलते हैं वो हम आगे देखेंगे. BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स इन कॉलेजेस में चलता है. नेक्स्ट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन कॉलेजेस में. एक हमने देखा था एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है BMS FIA फाइनेंशियल वाला, वो नेक्स्ट स्लाइड में है, वो 2 कॉलेजेस में चलता है. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन एंड शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस. नेक्स्ट, हमारा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में 2 कोर्सेज हैं. एक बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस एंड BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस. ये दोनों एडमिशंस एंट्रेंस के थ्रू होते हैं 21-22 का. फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एक कोर्स चलता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BA-LED जो इन कॉलेजेस में, और दूसरा BA-ED है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं है. इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज में BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, जो हमारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का है, वहां पे चलता है ये कोर्स. इसमें भी एडमिशन एंट्रेंस पे होता है. स्मॉल पार्ट इज थ्योरी एग्जामिनेशन एंड मेजर पार्ट इज द फिजिकल फिटनेस. फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज के तहत एक कोर्स BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन है जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में चलता है, और इसमें भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है. और एक हमने अपना एक दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म बनाया है जिसमें हम एक 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है. ये अंडर ग्रेजुएट में हमने इसको इसलिए इनलिस्ट किया हुआ है क्योंकि ये इसमें एडमिशन हम 3-year कोर्स में करते हैं, और the student who are admitted have the option to leave the course at the end of 3 years with a degree, bachelor's degree in journalism. Once they complete the whole 5 year, they will get a 5-year integrated program और मास्टर्स इन जर्नलिज्म की डिग्री मिलती है उनको. अगर वो 3 साल में चले जाते हैं तो उनको बैचलर्स की डिग्री देके हम. अब इनका एडमिशन कैसे करते हैं? एंट्रेंस हो गया. एंट्रेंस के बाद हम क्या प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे, क्या हाउ वी प्रिपेयर द मेरिट लिस्ट? According to the merit list prepared on the basis of marks secured in the written entrance test or weighted average of various companies. अब यहाँ एक पॉइंट आता है weighted average of various companies. तो क्या कोई weighted average है? एग्जाम्पल हमने दिया फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज जो है वो ये देता है कि एंट्रेंस टेस्ट 65% और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 35%. 35% इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मींस इंटरमीडिएट. तो इंटरमीडिएट में बच्चे ने जितने मार्क्स पाए हैं उसका 35% वेट हम देते हैं और 65% वेट देते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम है. इनको जोड़ के हम मेरिट बनाते हैं और उसके बेसिस पर एडमिशन करते हैं. तो ये जो हमारे BMS या BBA BBE कोर्सेज हैं उनका एडमिशन जो है वो इस बेसिस पे होता है. रिटन टेस्ट हम 2 घंटे का लेते हैं जो MCQ होता है. ये जो 2 घंटे का रिटन टेस्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज फॉर एवरी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज. लेकिन वो 65-35 का जो वेटेज था वो सिर्फ उन कोर्सेज के लिए है जो फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में गवर्न हो. क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में जो 2 कोर्सेज चलते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो वेट इंटरमीडिएट के मार्क्स का भी वेट देते हैं. तो ये 2 घंटे का टेस्ट होगा MCQ और इसमें जो एंट्रेंस में आया उसकी मेरिट बनेगी.
100 questions, each correct answer will get a score of +4 marks, each wrong. There is a negative marking in this sentence. अब अगर मेरिट में टाई हो गया, दो कैंडिडेट की मार्क्स सेम है, तो क्या करते हैं? The applicant with higher percentage of marks aggregate of best 4 subjects including 1 language in the qualifying examination will be considered first for allotment. जिसके हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं एग्रीगेट बेस्ट स्कोर में, वो उसको हम करेंगे. हायर एंट्रेंस टेस्ट अगर वो भी सेम है, हायर एंट्रेंस टेस्ट स्कोर विल बी कंसिडर्ड. एप्लीकेंट विथ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने वेटेज किया है. 65% वेट एंट्रेंस मार्क्स का किया और 35% इंटरमीडिएट का किया, इसलिए ये टाई आ रहा है. अगर हम सिर्फ एंट्रेंस पे जाते तो कोई टाई नहीं होता, क्योंकि एंट्रेंस पे तो वो है, उसमें भी टाई होता अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स पाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो हम ऊपर वाले से टाई ब्रेक कर लेते हैं, या ये एंट्रेंस का टाई ब्रेकर है. दूसरा, तीसरा क्या है? द एप्लीकेंट विथ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज. बेस्ट 4 प्लस 1 लैंग्वेज और जोड़ के बेस्ट 5 पे निकाल लिया. और एप्लीकेंट विथ अर्लियर, अगर ये सारी चीजों पर भी टाई ब्रेक नहीं होता है, तो लास्ट क्या है? एज. जो बड़ा है उसको दे दो. ये जो टाई ब्रेकर का वो है, वो हम अपने पीजी एडमिशंस में या एमफिल और पीएचडी एडमिशंस में भी लगाते हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो. नेक्स्ट, स्पॉट एडमिशन. ये जो हमारे एंट्रेंस बेस्ड एडमिशंस होते हैं, उसमें मेजर जो प्रॉब्लम होती थी या जो ज्यादा सॉट आफ्टर कोर्सेज हैं, वो बीए बीएमएस वाले कोर्सेज हैं, तो उनके लिए एक स्पॉट एडमिशन राउंड का प्रोविजन किया हमने कि कैसे करते थे स्पॉट एडमिशन. एडमिशन पोर्टल शैल डिस्प्ले द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच कोर्स एंड और कॉलेज आफ्टर द एडमिशन टू थर्ड मेरिट. हम पहले एक मेरिट लिस्ट निकाले, उससे सारी सीट्स भर लिए, दूसरी मेरिट लिस्ट में आए, तीसरी निकाल लिए, उसके बाद भी अगर सीट्स खाली हो गई तो हम पहले ये डिस्प्ले करते हैं. Interested in seeking admission to a course will do so on the dashboard. They shall give the preference of the course and college. Students will be allotted course college as per their merit, preference and availability of the seats in each category. The course will be given preference over the college. Course को preference मिलेगी, college को. Applicable only to those courses which are offered by multiple colleges. जिन courses में multiple colleges में कोर्सेज ऑफर होते हैं, वहीं पर हम ये करते हैं. और नॉट एप्लीकेबल टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस. फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको अलॉट होगी उसको नहीं करते. अब यहां पे जो हमने चर्चा की, इसमें कुछ बातें मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा. 2014 में हमने पीजी में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की और 2011-12 से हमने यूजी के लिए सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू की. 2016 से हम पूर्णतया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो. तो 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, जिसमें यूजी का पोर्टल अलग होता है और पीजी का पोर्टल अलग होता है. जो भी बच्चा यूजी कोर्सेज में इंटरेस्टेड है उसको यूजी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो पीजी में इंटरेस्टेड है उसको पीजी पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है. मैंने चर्चा में आपको बताया था कि पहले हम कोर्स भी मांगते थे और कॉलेज भी मांगते. 16-17 के फीडबैक के बाद हमने ये किया कि वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर रजिस्ट्रेशन, माने यू आर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड इन ऑल द कोर्सेज, ऑल द कॉलेजेस फॉर यूजी एंड सिमिलरली फॉर पीजी. पीजी में तो कोर्स स्पेसिफिक होता है, बच्चे को ये बताना है कि क्या करना है. अगर कोई कैंडिडेट एमएससी फिजिक्स में भी एडमिशन लेना चाहता है और एमएससी केमिस्ट्री में भी एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है तो उसको 2 फॉर्म भरना है.
बट अंडर ग्रेजुएट में अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल है, उसका कंसिडर होगा, और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए भी कंसिडर होगा। एडमिशन कैसे होगा वो बाद में तय। तो ये हमने ऑनलाइन पोर्टल की बात की। फिर हमने ये एंट्रेंस की है, एंट्रेंस की मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट में जब कैंडिडेट का नाम आता है तो कैंडिडेट अपने कॉलेज में जाता है और कॉलेज में एडमिशन उसका होता है। ये प्रक्रिया हमने चलाई 19 तक। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये उससे पहले मेरिट बेस्ड यूजी कोर्सेज, हमने अभी एंट्रेंस बेस्ड यूजी कोर्सेज देखे, अब मेरिट बेस्ड। ये हमारे मेरिट बेस्ड यूजी कोर्सेज हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिसमें हम एडमिशन मेरिट के बेसिस पे करते हैं और बेस्ट ऑफ 4 लेते हैं। बेस्ट ऑफ 4 मतलब 3 सब्जेक्ट्स एंड 1 लैंग्वेज। इसके बेसिस पे हम मेरिट कैलकुलेट करते हैं। ये वो कोर्सेज हैं। नेक्स्ट, ये वो कोर्सेज हैं जहां हम बेस्ट ऑफ 3 लेते हैं। आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर साइंस के कोर्सेज हैं। तो या तो हम फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री के मार्क्स लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स। तो बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ड ऑन दिस मेरिट बनती है मेरिट का एडमिशन। आगे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जर्नी ऑफ एडमिशन है वो कैसे है? हम एक बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें हम अपनी सारे कोर्सेज, उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, उनकी सीट्स, उनके फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम बताते हैं। पहले ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन हम पब्लिश करते थे। 2016 onwards we are putting it on the website, that is our portal. यूजी पोर्टल पे यूजी की बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, पीजी पोर्टल पे पीजी की बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आगे की स्लाइड में है शायद। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया यूजी पोर्टल पे यूजी का, पीजी पोर्टल पे पीजी के स्टूडेंट्स। फिर यूजी की प्रक्रिया में मैंने आपसे कहा कि 2018-19 तक हम ये करते थे कि ऑनलाइन शुरू कर दिया। उसमें एक चीज और हमने की, हमारी प्रक्रिया शुरू होती थी जून फर्स्ट वीक या जून सेकेंड वीक। इंटरमीडिएट का रिजल्ट जब नॉर्मल कंडीशंस थी तो जनरली मई लास्ट में या मई लास्ट वीक में आ जाता है। तो जब हम प्रक्रिया शुरू करते थे तो बच्चों के पास अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स होते थे। ये हम बात कर रहे हैं यूजी की। फिर एक आइडिया आया, एक डिसीजन हुआ, एक डिलिब्रेशन हुआ कि हम अपना थोड़ा और जल्दी करें, हमको अपने एडमिशन की प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू करनी चाहिए। तो हमने बीच में एक आध साल ऐसा किया कि हमने रजिस्ट्रेशन मई में शुरू कर दिया। तो जब हमने मई में रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो हमने बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन डाला है, रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की एक लास्ट डेट डिसाइड की कि भाई इस तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उस तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर हमने अपना पोर्टल बंद कर दिया। वो फर्स्ट वीक ऑफ मई या 10th ऑफ मई तक हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जब 12th का रिजल्ट निकल गया, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ मई से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जून तक सभी बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो हमने फिर पोर्टल को ओपन किया फॉर अपडेशन ऑफ क्लास 12 मार्क्स। So the students or the candidates who have registered for undergraduate courses can update their class 12 marks. फिर selection of course and college after the declaration of cutoff first. फिर पहले हमने अपडेशन करा लिया, फिर बंद हो गया। जब हम बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अपना फाइनलाइज करते हैं तो हम अपना शेड्यूल भी फाइनल करते हैं कि हमारी फर्स्ट कट ऑफ किस दिन डिक्लेयर होगी। जब हम फर्स्ट कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं तो
बच्चों का एडमिशन उस कट ऑफ में, जिन बच्चों का बेस्ट 4 या बेस्ट 3 जो भी कोर्स है, उसकी कट ऑफ जिस कॉलेज में मैच करती है वहां पर उसका एडमिशन होता है। इसके लिए जब कट ऑफ निकलती है तो बच्चा, पहले क्या होता था, हर कॉलेज अपनी कट ऑफ डिक्लेयर करता था, बच्चा उनके कॉलेज में जाता था। जब हमने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया तो ऑनलाइन में ये सारी प्रक्रिया हो गई, सभी कॉलेजेस को ये इंफॉर्मेशन मिल गई, उन्होंने अपने यहाँ कैलकुलेट करके अपनी कट ऑफ डिक्लेयर की। 19 के बाद से जब हमने फुल्ली ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है, तो अब हमारा जो प्रोसीजर पिछले 2-3 सालों से हम कर रहे हैं एडमिशन का यूजी का, उसमें है कि कट ऑफ डिक्लेयर होने के बाद हर कैंडिडेट को अपने डैशबोर्ड पे ये पता चलता है कि उसने अपने मार्क्स भर रखे हैं, उसका बेस्ट 4 कैलकुलेटर भी हमारे पोर्टल पे है, उसके बेसिस पे किस कॉलेज के किस कोर्स में उसकी कट ऑफ मैच कर रही है, ये उसको दिख जाता है। मैंने पहले बताया कि वी हैव डन अवे विद द कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट अ कॉलेज और अ कोर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. Now, after declaration of cutoff marks, the candidates can see on their dashboard which course in which college his or her cutoff is matching. अब कैंडिडेट के ऊपर है कि वो अपना कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करे। एक कैंडिडेट जिसने मैथ्स के साथ फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ इंटरमीडिएट किया है, तो उसके बेस्ट 4 कैलकुलेशन इंग्लिश के साथ जब कट ऑफ डिक्लेयर होगी तो उसके यहां दिखेगा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में उसकी किस कोर्स में मैच कर रही है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में किस में मैच कर रही है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में कहां मैच कर रही है, और बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कहां मैच कर रही है, ये उसको दिख जाएगा। अब ये कैंडिडेट को तय करना है कि उसको कौन सा कोर्स पढ़ना है, वो कोर्स और कॉलेज। अगर उसको कॉलेज चाहिए तो उस कॉलेज में जो कोर्स उसको मैच कर रहा हो वही वो सेलेक्ट करेगा, अगर उसको कोर्स चाहिए तो जिस कॉलेज में मिल रहा है वो सेलेक्ट करेगा। तो वो सिलेक्शन करने के बाद जब वो सेलेक्ट करता है तो, और उसमें एक चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप 4 जगह अप्लाई करेंगे, आपको एक चॉइस है, आपने एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया। जब कैंडिडेट ने वो कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो उसका उस कॉलेज के पोर्टल से एक फॉर्म जनरेट होगा और उसका जो भी डेटा है वो उस कॉलेज में चला जाएगा। अब कॉलेज जो है वो उसकी एलिजिबिलिटी तय करता, देखता है, एग्जामिन करता है कि इसका जो मार्क्स है, इसने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो इस कोर्स के लिए सही है या नहीं। फिर वो अपने यहाँ एक कैलकुलेशन करता है बेस्ट 4 इसका मैच कर रहा है हमारी कट ऑफ से या नहीं कर रहा। जब वो मैच हो जाता है और उसकी एलिजिबिलिटी अप्रूव हो जाती है, तब प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अप्रूव्स दैट एडमिशन। उस एडमिशन के बाद अगेन कैंडिडेट के पोर्टल पे पी का लिंक आता है और जब वो पेमेंट कर देता है फी का, तब उसका एडमिशन फाइनलाइज होगा। जब फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जब बच्चा कॉलेज जाएगा तब होगा। 2 साल से तो हमने ऐसे एडमिशन किए हैं जिनमें बच्चे गए ही नहीं, लेकिन अभी भी जो बच्चे जिनका एडमिशन हमने 21-22 में किया, वो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हमने शुरू किया 17 फरवरी से, तो कॉलेजेस ने उनके फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू किए। This is how admissions are done under merit based in UG courses. अब बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मेरिट बेस्ड एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज हैं, एंट्रेंस बेस्ड कौन से हैं, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर यूजी कोर्सेज विद एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोसेस क्या है एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन का,
फिर रिजर्वेशन कितना है SC ST OBC EWS का, और कौन कौन से रिजर्वेशन हम करते हैं। हम अंडर ग्रेजुएट में कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी देते हैं। एक AICT स्पॉन्सर्ड PM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है JNK के लिए, उसमें भी 2 एडमिशन हम हर कॉलेज में करते हैं जो AICT रेफर करती है। कुछ सिक्किमीज स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक पुराना AC रेजोल्यूशन है जिसमें सिक्किम गवर्नमेंट कुछ कोर्सेज में कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है जिनको हम डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। फिर वार्ड कोटा की कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में, हमारा एक प्रोविजन है जो हम अपने एम्प्लॉइज के लिए हमने रखा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्पोर्ट्स कोटा में कितनी सीट्स हैं, admission to non-collegiate women's education board, admission to minority colleges, list of documents required at the time of registration and admission grants committee. ये सारी इंफॉर्मेशन हम बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में डालते हैं, which is prepared separately for UG as well as for PG. ये जो हमने लास्ट ईयर एडमिशन में रजिस्ट्रेशन फीस रखी थी उसकी बात है। वो मेरिट बेस्ड कोर्सेज में हमने 250 रखी थी, SC ST PWD और EWS 100, ECS कोर्स 100, एंट्रेंस बेस्ड के लिए 750 और 300। I think we can do away with this because it is not directly related to admission. So नेक्स्ट सेशन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलिए, और नेक्स्ट स्लाइड। री एडमिशन जो है वो इससे पहले वाली इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर कोर्सेज एंड दे डोंट they try to get admission there and they were not selected and they again want to continue with their admission. तो उसका प्रोविजन हमारे ऑर्डिनेंस 4 में है कि कैसे हम किन कंडीशंस में री एडमिशन स्टूडेंट्स का कर सकते हैं। ये जो है वो स्पैन पीरियड से रिलेटेड होता है। स्पैन पीरियड इज द पीरियड व्हिच इज गिवन टू a candidate to complete the whole the course. तो उसके बीच में अगर कोई आता है तो हम उसको करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा एक सर्कुलर है 2012 का जो डिफरेंट रिलैक्सेशंस एंड कंसेशंस हम ऑफर करते हैं कैंडिडेट्स को एडमिशन में, उसको एक साथ एक जगह पे कंसिडर करने के लिए है। शेड्यूल कास्ट को है क्या हम कंसेशन ऑफर करते हैं और किस AC रेजोल्यूशन से रेफरेंस है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस का हमने ये नोटिफिकेशन, इसी नोटिफिकेशन में सारी चीजें हैं जो ये 11/4/2012 का है। रिलैक्सेशन एंड कंसेशंस करके एक नोटिफिकेशन है, ये पूरा पोर्शन एज इट इज बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में भी हर साल डाला जाता है। तो OBC कैंडिडेट्स कौन से हैं, नॉन क्रीमी लेयर और सेंट्रल लिस्ट के हैं, उन्हीं को हम ये देते हैं। नेक्स्ट, PWD है, CW है, रिजर्वेशन कितना % कर रहे हैं, इसमें अब EWS भी जुड़ गया है जिनको हम 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, these 2 points are more important. Seats reserved for SC ST shall be filled by the SC ST candidates only, or seats reserved for the OBCs shall be filled with the OBC candidates only. कुछ हमारे यहाँ सुपर न्यूमररी सीट्स हैं PWD, PWBD एंड चिल्ड्रन फॉर वॉर विडोज जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, ये सुपर न्यूमररी सीट्स है मैडम,
हमारे यहाँ हमने ये प्रोविजन किया है कि ऐसे लोगों के लिए हम हर कोर्स में 5% तक अप टू 5% एडमिशन करते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स में 60 अगर सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो 3 एडमिशन हम उसमें कर सकते हैं। तो हम 2 ही करेंगे, 1 ही करेंगे या 1 भी नहीं करेंगे? नहीं, वो 60 से अबव है, इट इज नॉट अंडर 60। In under 60, we can give reservation to SC, ST, OBC, and EWS. All the other, these are supernumerary seats. These are over and above the sanction strength. जो CW के next CW के एडमिशंस हैं वो इन प्रायोरिटीज पे होते हैं। ये उनकी प्रायोरिटीज हैं जिन प्रायोरिटी का वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं और फिर उसका हम एडमिशन करते हैं। पहले हम ये मैनुअल करते थे, बट पैंडेमिक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एनफोर्स किया कि वो ये एडमिशन भी ऑनलाइन करे और पिछले 2 साल से ये एडमिशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नेक्स्ट, ये वही प्रायोरिटी है। 8 प्रायोरिटीज आर यूज, ऑल दीज, और इंटर से प्रायोरिटी एडमिशन होते हैं इफ देयर इज 2 candidates even with higher percentage of marks, but his or her priority is 8, the candidate with priority 1 or above priority 8 will be considered first. Priority 1 के कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायोरिटी 2 का उसके बाद होगा और प्रायोरिटी 8 की लास्ट प्रेफरेंस है, इवन इफ द कैंडिडेट ऑफ प्रायोरिटी 8 हैज 100% ऑफ मार्क्स। जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं वो कौन कर सकता है? ये सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य जिला सैनिक बोर्ड ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस। फॉरेन नेशनल्स को 5% सीट्स है, हमने ऑर्डिनेंस 2 में देखा था, प्रोविजन है फॉरेन स्टूडेंट रजिस्ट्री का हमने बनाया हुआ है। जो फॉरेन स्टूडेंट फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनके यहाँ अप्लाई करते हैं थ्रू ICCR और NEA, और उनकी अपनी एक लिस्ट बनती है, फिर वो कोर्सेज और कॉलेजेस अलॉट करते हैं। स्पोर्ट्स और ECA के लिए हम अप टू 5% करते हैं और इनकी अपनी एक काउंसिल अलग से होती है। ये उसके 2 साल से पैंडेमिक में तो ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, बट वी डू एडमिशंस अंडर दीज कैटेगरी बेस्ड ऑन ट्रायल्स। हम स्पोर्ट्स का भी ट्रायल करते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी ट्रायल करते हैं, और उस ट्रायल में जो कैंडिडेट्स हैं उनको मार्क्स देते हैं, उनको मेरिट बना के फिर हम एडमिशन करते हैं। चलो, दिस इज which something which the university has given benefit to its employees. Next, ये स्पैन पीरियड की बात है। जो भी बच्चा एडमिशन लेगा जिस सेशन में, उस सेशन से n+2 years, that is n is the duration of the course. If it is a 3-year course, then 3 + 2 5 years, and if it is a 2-year course, then 2 + 2 4 years, and if it is a 4-year course, then 4 + 2 6 years के अंदर उसको वो कोर्स कंप्लीट करना है। अभी UGC ने एक निकाला था सर्कुलर जिसमें ये n+2 किया था। पहले यूनिवर्सिटी में ये 2n होता था, जस्ट डबल। अगर 3-year कोर्स है तो 6 years का स्पैन पीरियड होता था, 4-year कोर्स है तो 8 years का होता था, but now it is n+2. There is a provision that in addition a further extension of 1 year can be granted under exceptional circumstances. बट वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यूनिवर्सिटी को डिफाइन करनी है। तो पीछे पैंडेमिक सिचुएशन में हमने इस क्लॉज का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को ये प्रोविजन दिया था और उनको 6th ईयर का प्रोविजन देते हुए हमने एडमिशन, मैंने उनको एग्जाम देने का चांस दिया और उनकी डिग्री पूरी की। ये जो UGC का लेटर था वो हमने इस EC रेजोल्यूशन से अडॉप्ट किया। अभी हमारे सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशंस में हमने हमारी EC ने हमारे VC साहब के रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है, और वी आर गिविंग अ सेंटेनरी चांस ट्वाइस इन दिस ईयर फॉर एनी स्टूडेंट हु हैज 1-2 पेपर
because of which he cannot or she cannot completed his degree, तो वो इस सेंटेनरी चांस में अपीयर करके अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकती है। ये चांस हमने अनाउंस किया है, इसकी मोडालिटीज हमारा एग्जामिनेशन ब्रांच अभी बना रहा है और इसका नोटिफिकेशन हम करेंगे। ये जो भी चर्चा हुई, ये एडमिशन प्रक्रिया जो 21-22 तक थी वहां तक की हुई। 22-23 में यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने एक निर्णय लिया है कि हम अपने अंडर ग्रेजुएट में सभी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस से करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, and the University of Delhi has agreed to be part of this CUET, which will be conducted by the National Testing Agency. और वहां से जो टेस्ट होगा और उसकी जो मेरिट आएगी, उसी मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज बेस्ड ऑन कट ऑफ। ऑल कोर्सेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट विल बी एडमिटेड, admissions will be made through Central University Entrance Test. पीजी के लिए हम ऑलरेडी अपना एक DUET कराते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर दी 50% सीट्स, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पार्ट में नहीं जा रहे हैं जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन ये यूजी के लिए हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ दैट CUET. The modalities are being framed by the National Testing Agency, which will issue the guidelines, what kind of tests they are going to take and how the candidate will be appearing in those tests. And हमारी गाइडलाइन ये आएगी कि उस टेस्ट के किन किन मार्क्स के बेसिस पे हमारे यहाँ किन किन कोर्सेज में एडमिशन है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, which will be made public very soon. Thank you. हाँ। वो हमारा एसी रेजोल्यूशन ये कहता है कि वो ओवर एंड अबव दी सैंक्शन सिस्टम है। तो वार्ड कोटा के केस में आपको एक तो रजिस्टर होना चाहिए और वो एंट्रेंस पास किया होगा, फिर आपकी क्योंकि उसकी सेपरेट मेरिट बनेगी। तो अभी तक तो ये है कि हम उसको उस तरह से करेंगे। ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। एक्चुअली ये कंसेप्ट यहाँ से आया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 में कुल 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी, तो उन लोगों ने अपने यूजी और पीजी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फ्रेम किया विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री, और वो एक अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करती हैं यूजी के लिए भी और पीजी के लिए। उसी प्रेमाइस को गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई अगर ये 16 कर रही है तो सभी क्यों ना, अच्छा, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, no other central universities was admitting students in undergraduate based on merit. हर जगह एंट्रेंस टेस्ट था अंडर ग्रेजुएट में भी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो सेपरेट करती, अपना स्टैंड अलोन टेस्ट लेती है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना करती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट करती थी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट देने के बजाय स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन अ सिंगल टेस्ट और उसी मेरिट से सभी एडमिशन होंगे। जैसे हम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट करते हैं, जिससे मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें एडमिशन होते हैं। ये टेस्ट गवर्नमेंट करा रही है। कोई भी बच्चा जो इंटरमीडिएट में अपीयरिंग है या इंटरमीडिएट पास किया है, वो अगर एलिजिबल है या इंटरेस्टेड है अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो वो इस टेस्ट में बैठेगा और उसकी मेरिट, एक मेरिट जनरेट हो जाएगी, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके पार्ट हैं उनको मिल जाएगी।
अब उस कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कोर्स किस यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो उस यूनिवर्सिटी उस कोर्स के लिए वो अप्लाई करेगा और उस मेरिट के बेसिस पे उसकी एडमिशन। जैसे हमारा ड्रीम का है कि हम एक लिस्ट निकाल देते हैं, कॉलेज में मिल जाए तो वही वहाँ है किस कॉलेज में जाना है। सब लोग चले गए, कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है, मैं जाऊं? So, if you have some questions, you can raise your hand and seek the clarification if you want from the speaker. जरूर पूछेंगे। अरे PPT की बात छोड़िए ना, वो हम तय कर चुके हैं। Sir, any idea, will there be any weightage for the class 12th marks as well? No, there will not be any weightage for class 12th marks. That has been made clear, and we have also responded this to the parliament. Okay, sir. It would be only based on the merit of the entrance test. Okay, sir. पूछना नहीं चाह रहे हैं? हो ना। और किसी को कोई सवाल पूछना है? लगता है सब कोई क्लियर है इस प्रोसेस से। सबको म्यूट किए हो क्या? वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, अच्छा है। आप में से सबको म्यूट किया हुआ है ना, ये अलाउ करेंगे तभी वो होगा। नहीं, खुद ही अनम्यूट करना होता है। अच्छा, कोई पूछ नहीं रहा है। आप में से कोई भी अब कुछ पूछना नहीं चाहेगा? नहीं पूछना चाह रहे लगता है। संकट मोचन जी को एडमिट कर लीजिए। ठीक है, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि आप लोग सारे वास्ट और इतनी इजी वे में बताया है कि मुझे लगता नहीं किसी को कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भी आप सवाल नहीं पूछ पाते हैं। नहीं सर, जब ये सिस्टम स्टार्ट होगा, यू विल बी बॉम्बार्डेड विद द लोड्स ऑफ क्वेरीज सर। नहीं, वो तो इसीलिए तो मैंने इसको प्रेजेंटेशन के अंत में बोला। यस सर। क्योंकि इसमें कुछ भी अभी तय नहीं है और सारी क्वेरी मुझे लग रहा है इसी पर है, इसीलिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यस सर, बिकॉज सेशन जो था ना अब तक के लिए था। हाँ। तो अब तक तो हो चुका, अब तक जो आने वाला है वो रेलेवेंट हो गया। लक्ष्मी extremely well delivered. नहीं, वो लक्ष्मी Well delivered session. अच्छा, वो किसी ने हाथ रेस किया हुआ है। हाँ, लक्ष्मी जी आप बोल सकते हैं प्लीज। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। सोम जो है वो चेंज क्यों कर रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं सर, सब समझ में आ गया सर। मैं समझ गया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। नहीं सर, समझ गए सर, सब समझ में आ गया। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन था। चलो बढ़िया है। सर एक बात पूछना। जी मैम। हाँ पूछो। जी मैम। जो एंट्रेंस टेस्ट है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा एक साथ होगा ना सर, या हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग कंडक्ट कराएगा? अभी तक का जो डिसीजन है। क्या चीज? यूजी लेवल में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट होना है, हाँ, वो टेस्ट का सर अभी निर्णय हो चुका है सर, या सिर्फ यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट कराएगा और इसी में पास हो चुका है? 17 दिसंबर 2021 को हमारी ईसी ने इस विषय पर चर्चा की थी। और मुझे जहां तक याद है उसी दिन नोटिफिकेशन हुआ था रजिस्ट्रार साहब के साइन से, या 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन है, जिसमें हमने ये कहा था कि 22-23 के एकेडमिक सेशन में हम अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से करेंगे या दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से करेंगे।
ओके सर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो एंट्रेंस टेस्ट से ही एडमिशन करना है, ये यस सर, लेकिन गवर्नमेंट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इस सेशन में कराएगी, तो ओके हम सर, उसके पार्ट हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहेगा या ऑब्जर्वेशन देना चाहेगा? मुझे लगता है रोहन जी ने बहुत अच्छे और सटीक तरीके से इतना बढ़िया से सबको समझाया है। कौन जी अरे खबर खा गए, 1 मिनट बस समय हो गया काम। अरे क्या करें हम यार, यहाँ सारा पानी नहीं डाले, वो आ रही है, ये मतलब सुब्रेंदु जी, सुब्रेंदु जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। सेशन बहुत अच्छा था मैम, हम लोगों को बहुत अच्छे से, बस एक क्वेरी थी मैम कि जी मैम, एक क्वेरी थी मैम। नहीं, 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। सुब्रेंदु जी, आपको जब सवाल पूछना हो तो आप बेशक से हैंड रेज करके जैसे आपने अभी किया वैसे करें, लेकिन अब पहले आपने नोटिस किया आपका अनम्यूट हो जाता है और आपके बैकग्राउंड में जो भी बात हो रही होती है वो सबके साथ पब्लिक हो जाती है, तो नहीं आपके इंटरेस्ट में ना हमारे इंटरेस्ट में, थोड़ा सा इसको और ध्यान जी आप पूछिए। सॉरी मैम, सॉरी मैम, बस एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोगों के यहाँ एंट्रेंस टेस्ट अभी होते हैं, मतलब कुछ एक कोर्सेज में होते हैं, तो क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें ये टेस्ट सारे एक साथ होंगे या फिर जैसे सेपरेटली होते हैं वैसे होते रहेंगे? नहीं, वो सारे भी उसी के थ्रू होंगे जी, उनका अलग से कोई टेस्ट नहीं होगा। जी मैडम, दिल्ली कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स। जी मैम। मैं इसलिए पूछ रही थी कि किसी और यूनिवर्सिटी के तो नहीं नहीं मैम। हाँ, वो उन्होंने कुछ एनटीए ने और मिनिस्ट्री ने इस पे कुछ चर्चा की है, कुछ ग्रुप्स बनाए हैं कि स्टूडेंट्स को वो ग्रुप्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। कुछ उसमें 2 पेपर या 1 पेपर ऐसा होगा जो कंपलसरी होगा, उसके बाद उसको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है उस हिसाब से वो उन बैचेस को ऑप्ट करके उसके भी क्वेश्चंस मैंने पेपर अटेम्प्ट करेगा। सब्जेक्टिव नहीं, क्वेश्चंस तो एमसीक्यू ही होंगे, लेकिन सब्जेक्ट वो अपना ऑप्ट कर सकता है। हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें दिया ये नहीं कि भाई आपने ये किया था वो भी पढ़ना वो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे लोग लक्ष्मी जी ने अभी तक सवाल पूछ लिया अपना मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम चैट में पूछे हैं, चैट में पूछते लक्ष्मी जी, आप चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकती हैं, टाइप कर रही उनको कह दो कि वो चैट में ही सवाल पूछ लें। अच्छा, मैंने ग्रुप में लिखा था कि हम प्रेजेंटेशन 16 और 17 को लेंगे। यदि हम 11th को एक सेशन में प्रेजेंटेशन लेना चाहें तो कुछ लोग आप में से जो तैयार हो वो प्लीज ग्रुप में बता दें, हो सकता है हम 11th के सेकेंड सेशन में प्रेजेंटेशन देते हैं 11th फ्राइडे। लक्ष्मी जी कुछ लिख रही हो? ठीक है, लक्ष्मी जी अलग से भी पूछ सकती, पूछ लिख रही हो? नो मैम। तो रोहन जी ने बहुत अच्छे से सटीक तरीके से सारे इश्यूज हैंडल किए। एडमिशंस के बारे में आप लोगों का एक रिक्वेस्ट भी था कि एडमिशंस के बारे में एक सेशन हो, तो इसी लाइन में हमने कोशिश की ये सेशन रखने की। और सिंस रोहन इस प्रोसेस से काफी समय से एसोसिएटेड रहे हैं, पिछले 10 साल से, नहीं मैं 5 साल रहा, पिछले 5 सालों से, तो इस 5 सालों में ये प्रोसेस काफी बदला है। मैनुअल एडमिशन से
लेके अब धीरे धीरे फुली ऑटोमेट हो गया है और अब नया एक आइटम जुड़ रहा है जो है कि इंट्रेंस बेस्ड। तो आप सबने इस चीज को, इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश जरूर की होगी। आगे भी आपके कुछ प्रश्न हो तो हम HR वाली ईमेल आईडी पे जो आप लोगों के पास है या इस व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़ा सा एक्टिवेटेड रखेंगे हम 10-15 दिन और। तो आप लोगों की कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो हम अपने रिसोर्स पर्सन से आपको ये पूछ के बताने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन यूज दिस फोरम फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स फॉर द नेक्स्ट 15 days आफ्टर वी वाइंड अप दिस सेशन। और रोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम। और हम आगे फिर अगले दिन मिलेंगे। कल का हमारा सेशन नोटिंग ड्राफ्टिंग पे होगा, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स पे होगा। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा है कि 11th को अगर हम प्रेजेंटेशन रखना चाहें तो आप में से कौन लोग हैं जो उस दिन प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे, कौन से ग्रुप्स देना चाहेंगे? अगर आप व्हाट्सएप में शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हमारे एक स्पीकर हैं जो स्क्रीन को बात करना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ रही है। यदि आप में से कोई हो जो उस दिन प्रेजेंट करना चाहे, इनफैक्ट पूरा सेशन है तो एटलीस्ट 2-3 ग्रुप्स हो जो प्रेजेंट कर ले तो अच्छा होगा। नहीं तो हम दूसरे तरह से इसको उस सेशन में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।